हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, जिसका आज हम पार्ट 7 लेकर आए हैं। और आज हम इस पार्ट में बात करेंगे कुछ फैक्चुअल चीज़ों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए हम पहली शताब्दी की बात करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही हो गया कि 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा। तो 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन से मतलब है, वो बात कर रहा है कि 31 दिसंबर सन 100 को जो दिन आया होगा वो कौन सा होगा। तो चाहे तो हम इसको डिटेल में करके बता सकते हैं, लेकिन इसकी एक ट्रिक ये है कि यहाँ पे जो 100 साल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, 31 दिसंबर को कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डे आएगा, अगला दिन आएगा, वो आएगा 1 जनवरी 101 सन 101। तो हम कह सकते हैं ये 200वीं शताब्दी का पहला दिन होगा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये 200वीं शताब्दी का पहला दिन होगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कि 31 दिसंबर सन 100 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे 100 साल कंप्लीट हो गए और 100 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 होती है। मैंने आपको करके भी बताया ये पार्ट फर्स्ट में। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 होगी और 5 जो दिनों में कोड होता है वो किसका होता है। तो वो कोड होता है फ्राइडे का। हिंदी में हम शुक्रवार बोल सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या है, फ्राइडे होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा। 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, वो हमसे पूछ रहा है कि बताइए 31 दिसंबर सन 200 को क्या दिन आएगा। तो यहाँ पे 200 साल कंप्लीट हो गए और मैंने आपको बताया 200 साल का जो कोड, 200 साल में जो अतिरिक्त दिन आएंगे वो कितने आएंगे। 100 साल में 5 आते हैं तो 200 साल में 10 दिन आएंगे अतिरिक्त। 10 को 7 से आप डिवाइड करोगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 आ जाएगी। और अतिरिक्त दिनों की संख्या जब 3 होती है तो कौन सा दिन आएगा। तो आप कहोगे वेडनेसडे, या हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं बुधवार। ठीक है, बुधवार का ही कोड क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद इसके अलावा हमसे एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 300वीं शताब्दी का पहला दिन क्या होगा। तो 200 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गए और 31 दिसंबर 200 को दिन आया बुधवार। इसके अगले दिन क्या दिन आएगा, तो अगले दिन आएगा 1 जनवरी 201, जो 300वीं शताब्दी का पहला दिन होगा। तो कौन सा दिन होगा, बुधवार के बाद क्या आएगा। तो आप कहोगे गुरुवार, या हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं थर्सडे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमसे पूछा है कि 300वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा। और 300वीं शताब्दी का अंतिम दिन से मतलब है कि वो बात कर रहा है 31 दिसंबर सन 300 की। तो यहाँ पे 300 साल कंप्लीट हो गए। तो 300 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी 1। 100 साल में अतिरिक्त दिन 5 आते हैं, 200 में 10, 300 में 15। 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या आ जाएगी, 1। और एक जो कोड होता है वो किस दिन का होता है, तो आप कहोगे मंडे का होता है। ठीक है, सोमवार का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है 400वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा। तो वो बात कर रहा है 31 दिसंबर सन 400 की। तो इसमें 400 साल कंप्लीट हो गए और जब आप 400 को 7 से डिवाइड करते हो तो अतिरिक्त दिनों की संख्या आती है 0। और 0 जो कोड होता है वो कोड होता है संडे का, मतलब रविवार का। तो हम कह सकते हैं 400वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, संडे होगा। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि 500वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा। तो 500वीं शताब्दी का मतलब इतना है कि वो बात कर रहा है 31 दिसंबर सन 500 की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन चारों के बाद 400 शताब्दी के बाद दिन रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप जानते हो। तो 500 शताब्दी का अगर हमसे लास्ट दिन पूछेगा तो हम यहाँ पे 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन बता देंगे। वो इसीलिए बता देंगे क्योंकि हर 400 साल के बाद
जो हमारे दिन होते हैं वो रिपीट होने स्टार्ट कर देते हैं। तो हम इसमें से 400 माइनस कर देंगे, 100 बचेगा। तो हम कह सकते हैं जो भी 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन होगा वही 500वीं शताब्दी का अंतिम दिन होगा। तो 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन हमने यहाँ पे देखा था, क्या आया था? फ्राइडे आया था। तो 500वीं शताब्दी का अंतिम दिन भी क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। उसके बाद अगर हमसे पूछेगा 600वीं शताब्दी का अंतिम दिन, तो 400 आप करेंगे इसमें से माइनस, आ जाएगा 200। तो 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन जो भी होगा वही 600वीं शताब्दी का अंतिम दिन होगा। तो 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या आया था? बुधवार आया था। तो हम कह सकते हैं 600वीं शताब्दी का अंतिम दिन भी क्या होगा? बुधवार होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे चीज़ें रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं शताब्दी जो वर्ष होते हैं उनके अंत में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन आते हैं। एक आता है फ्राइडे, एक आता है वेडनेसडे, एक आता है मंडे और एक आता है संडे। ठीक है। तो हमारा कभी कभी डायरेक्ट हमसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि बताइए, कोई भी हमको शताब्दी दे देगा और हमसे पूछेगा कि उसका अंतिम दिन क्या हो सकता है। तो ये 4 दिन ही हो सकते हैं, जिनमें पहला दिन है फ्राइडे, दूसरा दिन है वेडनेसडे, तीसरा दिन है मंडे और चौथा दिन है संडे। ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन सिर्फ और सिर्फ ये 4 हो सकते हैं। अब किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन क्या नहीं हो सकते, तो वो दिन कौन कौन से रह गए? तो आप कहोगे एक तो रह गया ट्यूसडे, उसके बाद आप एक कहोगे एक रह गया थर्सडे, उसके बाद आप कहोगे एक रह गया सैटरडे। तो हम कह सकते हैं किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन ये 3 दिन कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है। तो बस हमें इतना कुछ हमने किया और आपको इस सब में इतना ही याद रखना है कि किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन ये 4 हो सकते हैं और किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन ये 3 दिन नहीं हो सकते। तो बस ये चीज़ें हमें याद रखनी है और मैंने आपको इसका डिटेल भी करके बता दिया। और हमने यहाँ पे बताया जब 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन पूछेगा तो फ्राइडे आएगा, 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन पूछेगा तो वेडनेसडे आएगा, 300वीं शताब्दी का अंतिम दिन पूछेगा तो मंडे आएगा और 400वीं शताब्दी का अंतिम दिन पूछेगा तो संडे आएगा। अब मान लीजिए हमसे पूछने लगे कि 1700वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, तो जैसा कि आप जानते हो कि हर 400 साल के बाद दिन रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो 1700 को आप लिख सकते हो 400 × 4 + 100। ठीक है। तो इनमें तो अतिरिक्त दिनों की संख्या आती है 0 और 100 में आती है 5। तो और 5 पे जो कोड होता है वो होता है फ्राइडे। या हम 1700 को क्या बोल सकते हैं? हम 100 बोल सकते हैं। और 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होता है? फ्राइडे होता है। अगर मान लीजिए हमसे पूछने लगता वो 1800 शताब्दी का अंतिम दिन, तो यहाँ पे आता 200 और 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन था वेडनेसडे। अगर हमसे पूछता 1900वीं शताब्दी का अंतिम दिन, तो 1600 + 300, तो 300 का अंतिम दिन क्या था? मंडे। अगर हमसे पूछता कि 2000वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, तो 2000 क्या है? 400 का मल्टीपल है, तो अंतिम दिन क्या आता? संडे आता। ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन बता सकते हो। और कभी कभी हमसे क्या होता है, कभी कभी हमसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि बताइए, किसी भी शताब्दी का हमसे पहला दिन पूछ जाता है और कोई भी शताब्दी दे देता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1300वीं शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, 1300वीं शताब्दी का पहला दिन क्या होगा। तो 1300 शताब्दी का पहले दिन से मतलब वो बात कर रहा है 1 जनवरी 1201 की। जब 1 जनवरी 1201 स्टार्ट होगा तो वही तो 1300वीं शताब्दी कहलाएगी। भाई आपसे बात करूं मैं 21वीं शताब्दी का पहला दिन, तो 1 जनवरी 2001 जो था वो 21वीं शताब्दी का पहला दिन ही तो था। तो हमसे अगर पूछेगा किसी भी शताब्दी का पहला दिन, तो 99 साल को माइनस कर देते हैं तो रह गया 1201। तो 1 जनवरी 1201 की हम डेट डिटेल में करके इसको बता सकते हैं कि कौन सा दिन होगा। ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में अगर दूसरे फैक्चुअल डाटा की बात की जाए, जैसे हमसे पूछा है कि साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन एक समान होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो साधारण वर्ष होते हैं जितने भी हैं उनमें 12 महीने होते हैं। तो उन 12 महीने में वो महीने अलग अलग कीजिए जिनके पहले दिन सेम दिन पर आते हैं। मतलब 1 जनवरी जिनके महीने की मतलब जैसे मैं बात करूं जनवरी की, तो उसकी 1 जनवरी किस महीने की 1 तारीख के समान दिन के बराबर आती है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं हम, तो साधारण वर्ष में 1 जनवरी जो होगी वो 1 अक्टूबर के समान दिन
के बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो भी दिन होगा वही दिन 1 अक्टूबर को होगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फरवरी की, तो साधारण वर्ष में 1 फरवरी को जो भी दिन होगा वही 1 मार्च को होगा और वही दिन 1 नवंबर को होगा। ठीक है, तो ये 3 महीने ऐसे हैं साधारण वर्ष में जिनकी 1 तारीख को समान दिन होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अप्रैल की, तो 1 अप्रैल को जो दिन होगा वही 1 जुलाई को होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सितंबर की, सितंबर, तो 1 सितंबर को जो दिन होगा साधारण वर्ष में वही 1 दिसंबर को होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। साधारण वर्ष में पहला दिन सेम किस किस महीने में आता है, तो जनवरी का पहले दिन जो अक्टूबर का होता है वो सेम दिन आता है। उसी प्रकार 1 फरवरी को जो दिन होगा वही 1 मार्च को होगा, वही 1 नवंबर को होगा। उसी प्रकार 1 अप्रैल को जो दिन होगा वही 1 जुलाई को होगा। उसी प्रकार 1 सितंबर को जो दिन होगा वही 1 दिसंबर को होगा। अब ये चीज़ें हम समझ तो गए और हम याद भी कर लेंगे, लेकिन कभी कभी हम इन चीज़ों को एग्ज़ाम में भूल जाते हैं। तो मैं इसको एक बार बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये चीज़ें आई कैसे। ठीक है, तो जैसे कि हमसे बोला गया यहाँ पे कि जनवरी जो 1 जनवरी होगी वो 1 अक्टूबर को समान दिन होगा दोनों पर। तो हम यहाँ पे कहेंगे 1 जनवरी साधारण वर्ष में 31 की होती है, मतलब अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 आ जाएगी। फरवरी साधारण वर्ष में 28 की होती है, अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 आ जाएगी। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं तो अक्टूबर में पहली तारीख की बात ही कर रहे हैं, तो अक्टूबर में हम एक्स्ट्रा दिन ले नहीं सकते, पहले दिन की बात कर रहे हैं ना। तो इनके बीच में जो दिन आएंगे, अतिरिक्त दिन आएंगे, वो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगे, मतलब एक भी अतिरिक्त दिन नहीं आया होगा। तो 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18 और 3 21। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 21 और 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो अतिरिक्त दिन आ जाएंगे 0। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 1 अक्टूबर को होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डिटेल में इसको निकालने का तरीका सीख गए हो। दूसरी चीज़, चलिए मैं इस वाले मंथ में और बता देता हूँ। जैसे 1 फरवरी की बात की जा रही है तो फरवरी में तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 आएगी, और मार्च में, तो मार्च की तो हम 1 मार्च की बात कर रहे हैं बस, तो हम कहेंगे 1 फरवरी को जो दिन होगा वही 1 मार्च को होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला है कि 1 मार्च को जो दिन होगा वही 1 नवंबर को होगा। तो मार्च में कितने दिन अतिरिक्त होंगे? 3, अप्रैल में होंगे 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर, तो नवंबर में तो हम 1 नवंबर की बात कर रहे हैं। अब इनके बीच में जो अतिरिक्त दिन आएंगे वो 7 से डिवाइड हो जाएंगे एग्जैक्ट। 3 2 5, 7 से 7 कट गया, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 3 14, तो 14 भी 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, मतलब अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 आ रही है। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो ये तो साधारण वर्ष में वो दिन हो गए, वो महीने हो गए जिनके पहले दिन समान दिन पे आते हैं। तो अभी तक हमने बात की साधारण वर्ष की, लेकिन अब बात करेंगे लीप वर्ष की। लीप वर्ष में वो कौन कौन से महीने हैं जिनके पहले दिन एक समान होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। एक जनवरी को जो दिन होगा वही 1 अप्रैल को होगा, जो 1 जनवरी को होगा वही 1 अप्रैल को होगा, और वही 1 जुलाई को होगा। ठीक है, उसके बाद जो दिन 1 फरवरी को होगा, 1 फरवरी को होगा वही दिन 1 अगस्त को होगा। उसके बाद जो दिन 1 मार्च को होगा वही 1 नवंबर को होगा। उसके बाद जो दिन 1 सितंबर को होगा वही दिन 1 दिसंबर को होगा। तो लीप वर्ष में ये महीने जो दिए हैं इनके पहले दिन इन महीनों के समान ही होते हैं। तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा। और डिटेल में आपको कैसे करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, वैसे ही यहाँ पे भी 1 जनवरी और 1 अगस्त के बीच में, अप्रैल, 1 जनवरी और 1 अप्रैल के बीच में जो अतिरिक्त दिन आएंगे वो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगे। उसी प्रकार 1 जनवरी और 1 जुलाई के बीच में जो अतिरिक्त दिन आएंगे वो 7 से डिवाइड हो जाएंगे एग्जैक्ट।
1 अप्रैल और 1 जुलाई के बीच में जो अतिरिक्त दिन आएंगे वो भी 7 से डिवाइड हो जाएंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 1 अप्रैल को होगा, वही 1 जुलाई को होगा, और इस प्रकार आप डिटेल से कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा कैलेंडर पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। हमने कैलेंडर में 7 पार्ट बनाए और कैलेंडर को बहुत डीपली पढ़ाया और बहुत डिटेल में पढ़ाया। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कैलेंडर चैप्टर से अब एक भी क्वेश्चन आपसे बच के जाने वाला नहीं है, अगर आपने 7 के 7 पार्ट